अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो डेडलॉक सी पे है और आज इसको थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे और कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को आज ख़त्म करें। आई नो इस चैप्टर में काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं, लेकिन जो दो मेन कॉन्सेप्ट्स इसमें हैं वो एक बैंकर्स एल्गोरिथम का है और एक रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बेस्ड डेडलॉक अवॉइडेंस है। तो ये दोनों चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे और फिर इस चैप्टर को हम वाइंड अप करेंगे ताकि फिर मेमोरी मैनेजमेंट की साइड पे जाएं। वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने ये नहीं चाह रहा कि वो ज़ाया हो, तो दैट्स वाई वी विल कवर दैट एज़ वेल। अच्छा, कल के लेक्चर में आज का लेक्चर थोड़ा सा मेरे ख्याल में लंबा होगा क्योंकि एग्जाम्पल बेस्ड है, तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि हम यानी इसको छोटा रख सकते हैं। चलें खैर स्टार्ट करते हैं। कल हमने अभी थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं ताकि अंदाज़ा हो जाए कि हम कल किस जगह से होके आए हैं। तो देखें, हमने कल डेडलॉक स्टार्ट किया था और उसको हमने डिफ़ाइन किया था कि डेडलॉक्स में उसको मॉडल कैसे किया जाता है। यानी हमारे पास रिसोर्सेज होती हैं और हमारे पास उसकी इंस्टेंसेस होती हैं। हम रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, उसकी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसको फुलफ़िल करने के बाद हम रिलीज़ कर सकते हैं एंड सो ऑन। फिर हमने ये डेडलॉक की कैरेक्टराइजेशन की थी कि आपके पास 4 कंडीशंस होती हैं और इन 4 में से कोई एक अगर चारों के चारों साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई हो जाए तो देन देयर इज़ अ गारंटी कि आपके पास वो होगा, डेडलॉक होगा। और हमने ये कहा था कि अगर इन चारों में से कोई एक भी ना हो तो देन वी कैन बी एश्योर्ड कि आपके पास डेडलॉक अकर नहीं हुआ। यानी अगर सिस्टम में म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी है, होल्ड एंड वेट भी है, नो प्रीएम्पशन भी है और सर्कुलर वेट भी है, तो इन दैट केस हम श्योर होंगे कि आपके पास जो वो है, यानी आपके पास जो सिस्टम है उसमें डेडलॉक है। और अगर इन चारों में से कोई एक नहीं है, एक भी नहीं है, तो फिर आपके पास डेडलॉक अकर नहीं होगा। ठीक है, तो ये 4 हमने पढ़े थे फिर डिटेल से। इसके बाद हमने एक उसकी मॉडलिंग के लिए एक रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का जिक्र किया था कि आपके पास प्रोसेसेस जो हैं वो सर्कल के फॉर्म में शो होते हैं, रिसोर्सेज जो हैं वो रेक्टेंगल की फॉर्म में शो होते हैं और उसके अगर मल्टीपल इंस्टेंसेस हों तो उन इंस्टेंसेस को हम फिर इन डॉट्स के थ्रू शो करते हैं। और रिक्वेस्टिंग एज जो होती है वो इस तरह से होती है कि वो प्रोसेस से रिसोर्स की साइड पे गई होती है और असाइनिंग एज जो है या जो फ़र्ज़ कर लें एक रिसोर्स जो है वो एक प्रोसेस को असाइन हो चुकी है तो वो वाली फिर हम इस तरह से शो करते हैं। और इसकी फिर हमने काफ़ी सारी एग्जांपल्स पढ़ी थी कि इस तरह से भी शो हो सकता है, इस तरह से भी शो हो सकता है एंड सो ऑन। हमने ये बताया था कि अगर आपके पास वो हो, साइकिल्स नहीं हो किसी रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में तो आपके पास डेडलॉक नहीं होगा। लेकिन अगर है और उसका सिर्फ एक ही इंस्टेंस है तो फिर डेडलॉक होगा। लेकिन अगर उसके मल्टीपल इंस्टेंस है तो फिर पॉसिबिलिटी है डेडलॉक की, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हो। और इसकी फिर हमने 2 मेजर चीज़ें पढ़ी थी कि आपके पास कुछ डेडलॉक प्रिवेंशन के टेक्निक्स हैं और कुछ अवॉइडेंस के टेक्निक्स हैं। और कल का लेक्चर हमने यहाँ ख़त्म किया था कि आपके पास डेडलॉक प्रिवेंशन किस तरह से हो सकती है। आज हम अवॉइडेंस पे बात करेंगे और ये 2-3 स्लाइड्स जो हैं ये सिर्फ अवॉइडेंस पे हैं। अच्छा, अवॉइडेंस क्या है? अवॉइडेंस कहते हैं कि रिक्वेस्ट दैट द सिस्टम हैज़ सम एडिशनल ए प्रायोरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। ए प्रायोरी का लफ्ज़ जब आप सुने तो इसका मतलब यूजुअली होता है कि पहले से पता हो, किसी चीज़ का पहले से पता हो, ठीक है, उसको ए प्रायोरी कहते हैं। तो अगर आपके सिस्टम को कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से पता है देन वी कैन अवॉइड डेडलॉक्स। ठीक है, यानी कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास पहले से मौजूद हो तो फिर हम ये ऐसे एल्गोरिदम्स डिज़ाइन कर सकते हैं जिसमें डेडलॉक नहीं होगा। ठीक है, तो इसके भी एग्जांपल पढ़ेंगे तो फिर आपको बिल्कुल क्लियरली ये समझ आएगा कि मेरी इस बात से क्या मतलब है। लेकिन सिर्फ इतना समझें कि आपके पास अगर कुछ इन्फॉर्मेशन ए प्रायोरी अवेलेबल हो, पहले से पता हो, पहले से मौजूद हो, तो हम डेडलॉक्स को अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड मतलब उसको आने से रोक सकते हैं, डेडलॉक को अकर होने से रोक सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, Number 1. Simplest and the most useful model requires that each process declares the maximum number of resources of each type that it may need. पहला ए प्रायोरी इन्फॉर्मेशन क्या है जो अगर हमें पहले से पता हो तो इससे हमारा काम बड़ा आसान हो जाएगा और हम डेडलॉक को अवॉइड कर सकेंगे। वो ये है कि आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल हों। यानी फ़र्ज़ कर ले मुझे पता हो कि मेरे पास मेमोरी 5 GB की है और मेरे पास ये जो डिस्क स्पेस है इतनी है, मेरे पास
मॉनिटर्स इतने हैं मेरे पास, कीबोर्ड कितने हैं मेरे पास, माउस कितने हैं मेरे पास, स्क्रीन कितने लगे हुए हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज आपके पास पता हो, तो ये काम बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, पहला काम तो ये है। यानी आपके पास अगर 4 रिसोर्स हैं और उन रिसोर्सेज का आपको पहले से पता हो कि मेरे पास मैक्सिमम अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं, तो इससे काम आपका थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इस किस्म की इन्फॉर्मेशन को ए प्रायोरी इन्फॉर्मेशन कहते हैं। अच्छा, नंबर 1 स्टेप क्या था कि आपके पास डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज पता हो पहले से, देन इट कैन बिकम वेरी इजी। और इसको अभी एग्जांपल से देखेंगे कि किस तरह से। द डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम डायनामिकली एग्जामिनिंग द रिसोर्स एलोकेशन स्टेट टू इंश्योर दैट देयर कैन नेवर बी अ सर्कुलर वेट कंडीशन। इस ए प्रायोरी इन्फॉर्मेशन को जहन में रखते हुए हम ऐसे एल्गोरिदम्स डिज़ाइन कर सकते हैं कि जो कि रन टाइम पर या डायनामिकली चेक कर सके कि आपके पास सर्कुलर वेट कंडीशन तो नहीं बन रहा। अगर सर्कुलर वेट बन रहा हो तो हम उस किस्म की कंडीशन को या उस सिचुएशन को अवॉइड करेंगे, उसको अकर होने से रोकेंगे। ठीक है ना। अगेन दिस विल बी वेरी मच क्लियर इन एन एग्जांपल, अभी थोड़ी देर में आ रहा है। ठीक है। रिसोर्स एलोकेशन स्टेट इज डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज एलोकेटेड रिसोर्सेज एंड द मैक्सिमम डिमांड ऑफ द प्रोसेसेस। इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर रिसोर्स एलोकेशन स्टेट हो, स्टेट मतलब स्टेट कहते हैं हालत को, ठीक है ना। तो उसमें अगर ये 3 चीज़ें हों, कौन कौन सी चीज़ें हों? नंबर ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, आपके पास टोटल अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं, सॉरी नंबर ऑफ अवेलेबल, अभी अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं, कितने एलोकेट हो चुके हैं और टोटल कितने हैं। अगर ये 3 चीज़ें पता हों, देन वी कैन डायनामिकली कैलकुलेट कि आपके पास डेडलॉक बनेगा या नहीं बनेगा। दोबारा सुने, स्टेट क्या है? स्टेट कहते हैं क्या जब आपको पता हो कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज कितने हैं, आपने कितने एलोकेट किए हैं और अभी आपके पास कितने रहते हैं। तो ये 3 वो आपके नंबर्स अगर आपके पास हो तो इनको कुल मिलाकर स्टेट्स कहते हैं। अगेन ये एग्जांपल है, इसमें ये प्रोसेसेस हैं, ये एलोकेटेड है, ये आपके पास टोटल है और ये इनकी मैक्सिमम नीड है। अगर ये 3 चीज़ें आपके पास हों, देन वी कैन इजीली कैलकुलेट कि आपके पास डेडलॉक बनेगा या नहीं बनेगा। तो ये इंफॉर्मेशन अगर आपके पास ए प्रायोरी अवेलेबल होगी, देन वी कैन इजीली कैलकुलेट डायनामिकली एग्जामिन कि आपके पास वो बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है। अच्छा, अब एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिसको स्टेट कहते हैं या सेफ स्टेट कहते हैं। हम इसका तो ये इतना बड़ा काफ़ी लंबा चक्कर लिखा हुआ है जिसकी आपको मेरे ख्याल में एक लफ्ज़ की भी समझ नहीं आएगी अगर आप ये पढ़ेंगे। इसको फ़िलहाल बिल्कुल इग्नोर कर दें, ये जो यहाँ लिखा हुआ है इसको कम्प्लीटली पढ़ें ही ना, सिरे से ये इग्नोर कर दें। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे लेकिन एग्जाम्पल आने के बाद, क्योंकि फिर आपको इसकी एक लफ्ज़ की समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो सिर्फ इस सेफ स्टेट के बारे में ये इतना पढ़ लें कि इफ़ अ सिस्टम इज़ इन अ सेफ स्टेट देन देयर इज़ नो डेडलॉक। सिस्टम सेफ स्टेट में कब होगा? जब आपके पास कोई डेडलॉक नहीं होगा। सिस्टम अनसेफ स्टेट में कब होता है? जब देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ डेडलॉक। डेडलॉक है नहीं लेकिन उसके चांसेस हैं। अवॉइडेंस किसे कहते हैं? इंश्योर दैट अ सिस्टम विल नेवर एंटर इनटू एन अनसेफ स्टेट। अच्छा, अगर इसकी भी समझ नहीं आई तो सिर्फ इस एक छोटे से डायग्राम को देख लें। ये जो लाइन है, इस लाइन के नीचे अगर आपका सिस्टम जाएगा, सिस्टम रहेगा ये इस जगह पर, तो आपका सिस्टम सेफ है। लेकिन अगर वो इस जगह पे हो, इस जगह पे, ये जो ब्लू लाइन है, ब्लू जगह है, इस जगह पे हो, तो फिर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि डेडलॉक अगर हो, अभी हुआ नहीं है। कब अकर होगा? जब हम यहाँ पे होंगे। यहाँ पे तो अकर नहीं हुआ लेकिन इट इज़ इन एन अनसेफ स्टेट। ठीक है, तो जब आप इस लाइन से नीचे होंगे इसका मतलब है कि आप सेफ स्टेट में हैं। तो डेडलॉक अवॉइडेंस क्या है? डेडलॉक अवॉइडेंस ये है कि आप अपने सिस्टम को इस लाइन से नीचे रखें, इधर जाना ही ना दें, अनसेफ स्टेट में जाना ही ना दें। इसको कहते हैं अवॉइडेंस। ठीक है, कि आप इस जगह को अवॉइड करें क्योंकि इस जगह पे खतरा है। खतरा असल में इस जगह पे है, लेकिन चूंकि ये अनसेफ जगह है तो इस वजह से हम अपने एल्गोरिदम को, अपने सिस्टम को इस लाइन से ऊपर जाना ही नहीं देते। तो इस किस्म के सिस्टम को डेडलॉक अवॉइडेंस कहते हैं कि हम अवॉइड कर रहे हैं कि आपका सिस्टम जो है वो अनसेफ स्टेट में जाए ही ना। अगर वो अनसेफ स्टेट में गया तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उसमें डेडलॉक अगर हो, इसको अनसेफ और सेफ स्टेट कहते हैं। अब यहाँ जो कुछ लिखा हुआ है इसका भी यही मतलब है और यहाँ जो कुछ लिखा हुआ है इसका भी यही मतलब है। इधर थोड़ा फॉर्मल अंदाज में लिखा हुआ है, मैथमेटिकल फॉर्म में, जिसकी फ़िलहाल आपको समझ नहीं आएगी। ये तब आएगी जब हम एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे, जो कि भी हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसको फ़िलहाल नहीं पढ़ते, ठीक है ना।
इसको एक दोबारा पढ़ लें. इफ अ सिस्टम इज इन सेफ स्टेट, अगर सिस्टम सेफ स्टेट में है देन देयर इज नो डेडलॉक्स. इफ अ सिस्टम इज इन एन अनसेफ स्टेट, अगर अनसेफ स्टेट में है देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ डेडलॉक. है नहीं लेकिन अगर हो सकती है. अवॉइडेंस क्या है? इंश्योर दैट द सिस्टम विल नेवर एंटर इनटू एन अनसेफ स्टेट. ये कभी कभी आपको मुख्तलिफ टेस्ट्स में मिलेगा कि आपके पास अनसेफ स्टेट और सेफ स्टेट क्या है अवॉइडेंस एल्गोरिथम्स में, या डेडलॉक्स. यानी दिस इज़ अ वेरी सिंपल एग्जांपल कि आपके पास सिस्टम अगर अनसेफ स्टेट में है देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ डेडलॉक, और अगर सेफ स्टेट में है देन देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ अ डेडलॉक. ठीक है, तो हम अवॉइड कैसे करेंगे कि अपने सिस्टम को सेफ स्टेट के अंदर रखें, इसको अनसेफ स्टेट के अंदर जाने ही ना दें. तो इसको हम डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम कहेंगे. ठीक है, डेडलॉक अवॉइडेंस जो है उसके दो फॉर्म्स हैं. एक को रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ कहते हैं और दूसरे को बैंकर्स एल्गोरिथम कहते हैं. ठीक है, तो ये दो आज पढ़ेंगे. ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ जो है ये सिंगल इंस्टेंसेस के लिए है, और मल्टीपल इंस्टेंसेस के लिए फिर आप बैंकर्स एल्गोरिथम इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड विल सी दिस कि किस तरह से ये दोनों काम करते हैं. अगर इसकी समझ आ जाए देन दिस इज़ वेरी वेरी इजी. इसमें कोई वो नहीं है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है एंड देन यू विल बी इजीली अंडरस्टैंडिंग कि क्या हो रहा है. ठीक है ना. अच्छा, अभी हम इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि अवॉइडेंस एल्गोरिथम्स में. अच्छा, याद रखें बैंकर्स एल्गोरिथम इज़ यूज्ड फॉर डेडलॉक अवॉइडेंस. ठीक है, नॉट डिटेक्शन और नॉट रिकवरी. ये रिकवरी एल्गोरिथम नहीं है. इससे हम सिर्फ ये करते हैं कि अपने सिस्टम को हम सेफ स्टेट में रखते हैं. इसके थ्रू हम डिटेक्शन नहीं करते, इसके थ्रू हम सिर्फ अवॉइडेंस करते हैं. ये मैंने कोई 20-25 मरतबा कम से कम सुना होगा कि बैंकर्स एल्गोरिथम इज़ यूज्ड फॉर डेडलॉक अवॉइडेंस, डेडलॉक डिटेक्शन और डेडलॉक रिकवरी. तो ये सिर्फ आपको पता हो कि बैंकर्स एल्गोरिथम इज़ यूज्ड टू अवॉइड डेडलॉक्स. ठीक है ना, अवॉइड करते हैं. अवॉइड मतलब उससे हम अकर होने से रोकते हैं. ये डिटेक्शन नहीं है, ना ये रिकवरी एल्गोरिथम है. दिस इज जस्ट अवॉइडेंस एल्गोरिथम. ठीक है ना. और सिमिलरली ये भी ये जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है दिस इज ऑल्सो एन अवॉइडेंस एल्गोरिथम. ठीक है ना. दोनों में फ़र्क ये है कि ये सिंगल इंस्टेंस के लिए है और ये जो है ये फिर मल्टीपल इंस्टेंसेस के लिए है. तो देयर इज़ अ चांस कि आपको ये भी नज़र आए कि ये किस लिए इस्तेमाल होता है और ये किस लिए इस्तेमाल होता है. अच्छा जी, तो ये दो एल्गोरिथम्स जो है देयर फॉर अवॉइडेंस. ठीक है. अच्छा, इसको फिर थोड़ा सा और डिफाइन किया गया है कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में कुछ ये तो हमने थोड़ा सा कल पढ़ा भी था कि आपके पास प्रोसेसेस होती हैं और ये जो रेक्टेंगल है इसमें आपको रिसोर्सेज नज़र आते हैं और यहाँ पर ये प्रोसेसेस हैं. लेकिन इसमें अगर ये सॉलिड हो, ये लाइन अगर सॉलिड हो इस तरह से, इसका मतलब होता है कि ये रिक्वेस्ट कर रहा है. और ये जब डॉटेड हो तो इसका मतलब होता है कि ये रिक्वेस्ट कर सकता है. अभी किया नहीं है लेकिन फ्यूचर में ये इस R2 की रिक्वेस्ट कर सकता है. और फ्यूचर में आपका जो P2 है वो भी R2 की रिक्वेस्ट कर सकता है. अभी किया नहीं है लेकिन इट कैन हैपन. तो ये जो डॉटेड लाइन है ये सिर्फ शो करती है कि इट कैन हैपन इन द फ्यूचर. और जो इसे ऑलरेडी जो इसने रिक्वेस्ट की हुई है वो भी सॉलिड लाइन होगी, और जो किसी दूसरे प्रोसेस को असाइंड है वो भी आपके पास सॉलिड लाइन होगी. सिर्फ ये एक बात रह गई थी जो कि इन्होंने अभी इधर बताई है. ठीक है, ये इतनी छोटी सी बात इतने पता नहीं कितनी उसमें बताई गई है. ठीक है, तो दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल. ठीक है. अच्छा, अब ये अनसेफ स्टेट में है तो ये भी डिफाइन करेंगे कि किस तरह से ये अनसेफ स्टेट में है. इसको भी छोड़ दें. अच्छा, ये एग्जांपल देखें, ये मैंने खुद बनाई है. इसमें ये थी नहीं ये स्लाइड्स में, लेकिन मैं सोच रहा था अगर ये बना दूं तो आपके लिए थोड़ी सी आसानी बन जाएगी. तो दैट्स व्हाई आई एडिट दिस स्लाइड, दिस एंड द नेक्स्ट वन. इसको ज़रा समझें कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ क्या है. और आई थिंक दिस विल बी वेरी ईजी फॉर यू अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सुने. ठीक है, मेरे ख्याल में ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान सा काम है. ठीक है. पहला तो ये देखें कि आपको अब हम ये बनाते क्यों हैं. ये जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है ये हम क्यों बनाते हैं. ये बेसिकली हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमें पता चले कि एक रिसोर्स के कितने इंस्टेंसेस हैं और वो असाइंड है कि नहीं है, वो फ्री है या अवेलेबल है कि नहीं है, आपके पास कितने प्रोसेसेस हैं और वो किन किन रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और क्या इसमें लूप तो नहीं है, ये इस तरह का साइकिल तो नहीं है. अगर इस तरह का साइकिल है तो इसका मतलब है कि इसमें देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इसमें डेडलॉक हो.
एक तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ आप अगर मैं नंबर्स से आपको बताऊं तो वो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आप इसको अगर विजुअलाइज करेंगे, इस तरह से आप पिक्चर्स की फॉर्म में देखेंगे तो आपको ज़रा क्लियरली अंदाज़ा होता है कि आपके पास यानी इसमें डेडलॉक है कि नहीं है, ठीक है ना। तो दैट्स वाई वी क्रिएट रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ्स। लेकिन लेट्स प्रूफ कि इसमें डेडलॉक है कि नहीं है। तो इसमें टोटल अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं, R1 है और R2 है, तो 2 अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, पहली बात तो ये है, ठीक है। और दोनों के एक एक इंस्टेंस है, एक ये इंस्टेंस है, इसका भी एक ही इंस्टेंस है। अगर ये गोल डॉट्स जो आपको नज़र आ रहे हैं अगर ये 2 हों तो इसका मतलब होगा कि इसके 2 इंस्टेंसेस हैं। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का जो वो है एल्गोरिदम है, दिस कैन ओनली बी अप्लाइड टू रिसोर्सेज हैविंग वन इंस्टेंस और सिंगल इंस्टेंस। ये उस पे अप्लाई नहीं हो सकता कि जिसमें एक रिसोर्स के मल्टीपल इंस्टेंसेस हो, ये नहीं हो सकता। ये सिर्फ उन पे अप्लाई होगा जिनके एक एक रिसोर्स हो, मल्टीपल रिसोर्सेज पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो ये जहन में रखें। अच्छा, अब R1 जो है इस ग्राफ से हमें क्या नज़र आ रहा है, इस ग्राफ से हमें ये नज़र आ रहा है कि 2 प्रोसेसेस हैं और 2 रिसोर्सेज हैं, और R1 का जो रिसोर्स है वो असाइन हो चुका है P1 को, और P1 रिक्वेस्ट कर रहा है एक दूसरे रिसोर्स की। इसके पास एक रिसोर्स पहले से अवेलेबल है और ये एक दूसरे रिसोर्स की रिक्वेस्ट कर रहा है। सिमिलरली ये R2 जो है ये असाइन हो चुका है P2 को, और P2 रिक्वेस्ट कर रहा है R1 की, ठीक है। तो इस केस में अगर आपके पास ये इस किस्म का डायग्राम हो तो आप ये टेबल बनाएंगे जिसमें आप इस डायग्राम को इस तरह से लिखेंगे कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने हैं, एलोकेटेड प्रोसेसेस कितने हैं, और एलोकेटेड रिसोर्सेज कितने हैं, और रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज कितने हैं। ये तीनों चीज़ें आप यहाँ पे लिखेंगे। आप किस तरह से लिखेंगे, प्रोसेस P1 को क्या R1 एलोकेट हो चुका है। इसका क्या मतलब है कि प्रोसेस 1 को, ये जो लेफ्ट पे लिखा हुआ है, प्रोसेस 1 को क्या एलोकेट हो चुका है R1, तो प्रोसेस 1 को एलोकेट हो चुका है या असाइन हो चुका है R1, तो जी हाँ असाइन हो चुका है। क्या प्रोसेस 1 को एलोकेट हुआ है R2, तो R2 की ये रिक्वेस्ट कर रहा है लेकिन ये अभी इसे असाइन नहीं हुआ, तो इसीलिए हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। तो इसका मतलब होता है कि आपका जो P1 है उसके हमने टोटल एलोकेटेड बता दिए कि इसके एलोकेटेड कितने हैं, और इसने रिसोर्स 1 के कितने इंस्टेंसेस एलोकेट किए हैं और रिसोर्स 2 के कितने इंस्टेंसेस एलोकेट किए हैं। तो हमें इस टेबल से अंदाज़ा होता है कि आपके पास जो R1 है उसने सिर्फ, जो P1 है वो असाइंड है, उसको सिर्फ R1 असाइंड है, बाकी कोई नहीं असाइंड, ठीक है। सिमिलरली अब P2 का बनाते हैं, तो क्या P2 को R1 असाइंड है, P2 को R1 असाइंड है, नहीं, वो तो रिक्वेस्ट कर रहा है R1 की, असाइंड नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। सिमिलरली क्या P2 को R2 असाइंड या एलोकेटेड है, तो P2 को R2 असाइन हो चुका है, एलोकेट हो चुका है, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। यानी ये बात ठीक है कि आपका जो P2 है उसको एलोकेट हो चुका है R2, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया, ठीक है। सिमिलरली अब रिक्वेस्ट वाले की बात करते हैं, तो रिक्वेस्ट को देखें, ये जो यहाँ पे रिक्वेस्ट लिखी हुई है ये मैंने आपके समझाने के लिए लिखी है, आपको वैसे एरोहेड से भी अंदाज़ा होता है कि ये रिक्वेस्ट है, ये हमने कल बताया था, ठीक है। तो अच्छा, P1 जो है वो क्या R1 की रिक्वेस्ट कर रहा है, P1 क्या R1 की रिक्वेस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी से मिल चुका है। क्या P1 R2 की रिक्वेस्ट कर रहा है, जी हाँ R2 की रिक्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ, यहाँ जी रिक्वेस्ट हो रही है। सिमिलरली क्या P2 R1 की रिक्वेस्ट कर रही है, P2 R1 की रिक्वेस्ट कर रही है, जी हाँ रिक्वेस्ट कर रही है। क्या P2 R2 की रिक्वेस्ट कर रही है, P2 R2 की, नहीं, वो तो ऑलरेडी से असाइंड है, तो इसकी रिक्वेस्ट नहीं कर रही। तो ये आपके पास एक टेबल फॉर्म में मिल गया, आपको एक रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का टेबल मिल गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इस वाले टेबल को फिल करना है कि आपके पास टोटल अवेलेबल रिसोर्सेज अभी कितने हैं। अच्छा, R1 के टोटल अवेलेबल इंस्टेंसेस कितने हैं, एक इंस्टेंस है इसका, और क्या वो इंस्टेंस अवेलेबल है, नहीं, वो अवेलेबल इसलिए नहीं है क्योंकि वो P1 को असाइन हो चुका है। तो हमारे पास R1 के अभी टोटल कितने इंस्टेंसेस रहते हैं, 0, कोई नहीं रहता। इसका एक इंस्टेंस था वो भी असाइन हो चुका है, तो अभी फिलहाल अवेलेबल 0 है। अगर मैं मैक्सिमम का पूछूं तो फिर इसका मतलब होगा कि 1 है, मैक्सिमम तो आपके पास इसका 1 इंस्टेंस अवेलेबल है, लेकिन फिलहाल हमारे पास करंटली अवेलेबल 0 है। सिमिलरली अब R2 का मुझे बताएं, क्या R2
कि कितने इंस्टेंसेस हैं। R2 का एक इंस्टेंस है, क्या वो अवेलेबल है? नहीं, वो अवेलेबल इसलिए नहीं है क्योंकि वो असाइन हो चुका है P2 को। तो R2 के भी आपके पास 0 इंस्टेंसेस हैं। तो आपके पास करंटली अवेलेबल रिसोर्सेज जो है वो 0 हैं। R1 के भी 0 हैं और R2 के भी 0 हैं। अगर मैक्सिमम का पूछा जाए तो फिर 1 1 है, लेकिन फिलहाल हमारे पास अवेलेबल 0 0 है। तो जब अवेलेबल 0 0 है तो क्या हम इस प्रोसेस 1 की इस रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकते हैं विद दिस अवेलेबल रिसोर्सेज? नहीं कर सकते। देखें, P1 कह रहा है कि मुझे R1 के 0 इंस्टेंसेस चाहिए। हमारे पास R1 के कितने इंस्टेंसेस हैं? 0। वो तो ये बात तो चलो ठीक है, लेकिन P1 ये कह रहा है कि मुझे R2 का भी एक इंस्टेंस चाहिए और वो हमारे पास नहीं है। तो क्या हम इस P1 की इस वाली रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये जो रिक्वेस्ट है ये फुलफिल नहीं हो सकती, सिंपल सी बात है। अच्छा, P2 की चेक करते हैं। क्या P2 की इस रिक्वेस्ट को हम फुलफिल कर सकते हैं? तो देख लें हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं। हमारे पास P2 के अवेलेबल रिसोर्सेज हैं 1 और 0। तो क्या हमारे पास R1 के एक इंस्टेंस है कि हम इसको दे दें? हमारे पास नहीं है, हमारे पास दोनों 0 हैं। तो हम इस वाली रिक्वेस्ट को भी फुलफिल नहीं कर सकते। तो वी हैव प्रूव्ड कि P1 का भी हम काम नहीं कर सकते और P2 का भी नहीं कर सकते। तो ये दोनों प्रोसेसेस जो हैं इनके बीच में डेडलॉक है। इससे हमने प्रूव किया कि गिवन द अवेलेबल रिसोर्सेज वी कैन नॉट फुलफिल इधर द रिक्वेस्ट ऑफ प्रोसेस 1 और द रिक्वेस्ट ऑफ प्रोसेस 2। तो दोनों नहीं हो सकते, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब कहने का मतलब ये है कि हम एलोकेशन ग्राफ को देखकर उससे टेबल बनाकर उसकी रिसोर्सेज से कैलकुलेट करके प्रूव कर सकते हैं कि आपके पास डेडलॉक अगर होगा या नहीं होगा। In order for you to understand this fully, let's examine another example. ये भी एक दूसरा रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है। इसमें मैंने वो रिक्वेस्ट और जो असाइन है वो हटा दिया है ताकि आपको भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए कि इसका क्या मतलब है। देखें, हमारे पास अब इसमें कितने प्रोसेसेस हैं? तो 3 प्रोसेसेस हैं, P1, P2, P3। ये यहाँ मैंने इस तरह से लिख दिए हैं। सिमिलरली कितने रिसोर्सेज हैं? R1 और R2। R1 के कितने इंस्टेंसेस हैं? 1। R2 के कितने इंस्टेंसेस हैं? 1। तो ये हमारे पास रिसोर्सेज हो गए और ये हमारे पास प्रोसेसेस हो गए। अच्छा, अब प्रोसेस की तरफ से जो लाइन गई होती है रिसोर्स की तरफ, इसको हम रिक्वेस्ट कहते हैं। और रिसोर्स की तरफ से अगर प्रोसेस की साइड पे गई हो तो इसको हम असाइन कहते हैं या एलोकेट कहते हैं। ठीक है ना? यानी इस केस में R1 एलोकेट हो चुका है P1 को, R2 एलोकेट हो चुका है P2 को, और P3 को फिलहाल कुछ एलोकेट नहीं हुआ। और P3 रिक्वेस्ट कर रहा है किस चीज़ की? R1 की, और P3 रिक्वेस्ट कर रहा है R2 की। तो ये हमारे पास पूरी सिचुएशन है। अच्छा, इस पूरे सिचुएशन को अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स। ठीक है। अच्छा, क्या P1 R1 की रिक्वेस्ट कर रहा है? P1 R1 की रिक्वेस्ट कर रहा है? नहीं कर रहा। इसको तो ये असाइन हो चुका है, तो ये R1 की रिक्वेस्ट नहीं कर रहा। क्या P1 R2 की रिक्वेस्ट कर रहा है? क्या P1 से R2 की तरफ एक लाइन गई है कि नहीं गई? नहीं गई, ये भी 0। अच्छा, सिमिलरली P2 का चेक करते हैं। क्या P2 R1 की रिक्वेस्ट कर रहा है? P2 R1 की रिक्वेस्ट कर रहा है? नहीं कर रहा, इसको भी 0 कर दें। क्या P2 R2 की रिक्वेस्ट कर रहा है? P2 R2 की रिक्वेस्ट कर रहा है? नहीं कर रहा, ये तो ऑलरेडी इसे असाइंड है, तो रिक्वेस्ट तो नहीं कर रहा, तो इसको भी 0 कर दें। अच्छा, P3 को चेक करते हैं। क्या P3 R1 की रिक्वेस्ट कर रहा है? जी कर रहा है। क्या P3 R2 की रिक्वेस्ट कर रहा है? जी बिल्कुल कर रहा है। ठीक है। सिमिलरली अब ओहो, मैं गलत हो गया, आई एम सॉरी, ये एलोकेशन की बात हो रही है, रिक्वेस्ट की बात नहीं हो रही। ये असल में अगर यहाँ पे लिख दें तो ये ज़्यादा फीजिबल है, लेकिन चलो इसको दोबारा से चेक करते हैं। ये असल में एलोकेशन की बात हो रही थी, रिक्वेस्ट की नहीं हो रही थी, मैंने उल्टा कर दिया। अभी एलोकेशन की दोबारा से बात करते हैं, ठीक है ना। यानी इसको ये पहले मैं सोच रहा था शायद इधर रिक्वेस्ट होगी, लेकिन रिक्वेस्ट नहीं है। अच्छा, दोबारा सुने। P1 को क्या R1 असाइंड है, एलोकेटेड है? P1 को R1 एलोकेटेड है? जी हाँ, एलोकेटेड है। क्या P1 को R2 एलोकेटेड है? P1 को R2 एलोकेटेड है? नहीं है। क्या P2 को R1 एलोकेटेड है? P2 को R1 एलोकेटेड है? नहीं है। क्या P2 को R2 एलोकेटेड है? जी हाँ, एलोकेटेड है। ये देख रहे हैं ना कि P2 को
R1 एलोकेटेड है, यानी इसको असाइन हो चुका है, ठीक है। सिमिलरली क्या P3 को R1 एलोकेटेड है? नहीं है, वो तो रिक्वेस्ट कर रहा है लेकिन अभी एलोकेट नहीं हुआ। क्या P3 को R2 एलोकेटेड है? नहीं है। समझ आ रही है? तो ये एलोकेशन की बात थी, असाइनमेंट की बात थी, रिक्वेस्ट की बात नहीं थी। अभी रिक्वेस्ट की करते हैं कि रिक्वेस्ट का क्या मतलब है। देखें, क्या P1 R1 की रिक्वेस्ट कर रहा है? P1 R1 की रिक्वेस्ट कर रहा है? नहीं कर रहा। क्या P1 R2 की रिक्वेस्ट कर रहा है? R2 की, ये इसकी भी नहीं कर रहा। P1 से कोई लाइन गई ही नहीं है कि रिक्वेस्ट हो जाए। सिमिलरली क्या P2 R1 की रिक्वेस्ट कर रहा है? इससे भी कोई लाइन नहीं गई, ये भी रिक्वेस्ट नहीं कर रहा। क्या P2 R2 की रिक्वेस्ट कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा, ये तो इसे असाइंड है ऑलरेडी। सिमिलरली क्या P3 R1 की रिक्वेस्ट कर रहा है? तो देखें ये लाइन रिक्वेस्ट वाली है, तो जी हाँ ये रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या P3 P2 की रिक्वेस्ट कर रहा है? जी हाँ, इसकी भी रिक्वेस्ट कर रहा है और इसकी भी रिक्वेस्ट कर रहा है। यानी P3 एक ऐसा प्रोसेस है जो कि R1 की भी रिक्वेस्ट कर रहा है और R2 की भी रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ये दोनों मैंने 1-1 लिख दिए हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास टोटल अवेलेबल रिसोर्सेज जो हैं वो कितने हैं? सिंपल सी बात है, R1 के कितने इंस्टेंसेस अवेलेबल हैं? एक, और वो असाइंड किसे है? P1 को। तो क्या R1 हमारे पास अभी अवेलेबल है? नहीं है। अच्छा, R2 के कितने इंस्टेंसेस हैं? R2 के इंस्टेंसेस भी एक ही इंस्टेंस है। क्या ये अवेलेबल है? नहीं जी, अवेलेबल नहीं है, ये P2 को असाइन हो चुका है, तो ये भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अच्छा, अब बात ये है कि गिवन दैट अवेलेबल रिसोर्सेज आपके पास इतने हैं, क्या हम इन तीनों प्रोसेसेस में से किसी प्रोसेस का रिक्वेस्ट फुलफिल कर सकते हैं? तो देखते हैं कि फुलफिल कर सकते हैं कि नहीं। देखें, हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं? R1 0 है और R2 भी 0 ही है। तो देखें P1 की रिक्वायरमेंट क्या है? P1 ने कितनी रिक्वेस्ट की है? उसकी कोई R1 से कोई रिक्वेस्ट है? नहीं है। क्या P1 की R2 से कोई रिक्वेस्ट है? नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इस प्रोसेस के कंप्लीट होने के लिए ना हमारे पास R1 की ज़रूरत है और ना हमारे पास R2 की ज़रूरत है। तो ये जो प्रोसेस है, दिस विल गेट एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली विदाउट एनी प्रॉब्लम। ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट क्यों होगी? क्योंकि इसको ना रिसोर्स 1 चाहिए और ना रिसोर्स 2 चाहिए अपनी कंप्लीशन के लिए। तो जब ये प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा तो इसको जो भी एलोकेटेड रिसोर्सेज थी वो वापस हमें मिल जाएंगी। समझ आ रही है? यानी देखें, इसको ये प्रोसेस सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ। इसको कितने रिसोर्सेज एलोकेटेड थे? इसको R1 का एक रिसोर्स एलोकेट था और R2 के कोई रिसोर्स एलोकेटेड नहीं थे। तो जब ये प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाए तो ये इस वाले रिसोर्स को रिलीज कर देगा। तो हमारे पास R1 में 1 आ जाएगा। इन अदर वर्ड्स हमारे पास R1 अवेलेबल हो जाएगा। अब हमारे पास चूंकि ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, इसको अगर डिलीट भी कर दें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास प्रोसेस 1 सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होकर उसको जो भी रिसोर्सेज एलोकेटेड थे वो फ्री हो गए हैं। अच्छा, अब P2 क्या कर रहा है? P2 ने, अब क्या हम इन रिसोर्सेज के थ्रू P2 की रिक्वेस्ट को या P3 की रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकते हैं? तो इन के थ्रू हम P3 के तो नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि R1 तो हमारे पास मौजूद है लेकिन हमारे पास R2 नहीं है, और P3 की रिक्वायरमेंट यह है कि आपके पास R1 भी एक हो और R2 भी एक हो। तो हमारे पास ये चूंकि अवेलेबल नहीं है तो हम P3 नहीं कर सकते, लेकिन हम P2 रन कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास P2 की रिक्वायरमेंट या उसकी रिक्वेस्ट 0-0 है। इन अदर वर्ड्स ये भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो सकता है, और जब ये प्रोसेस सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए तो इसने जो भी रिसोर्सेज इसको एलोकेट किए थे ये वो रिलीज कर देगा। तो इसने R1 के कितने रिसोर्सेज रखे थे? 0, और R2 के कितने रिसोर्सेज रखे थे? 1। तो ये हमारे पास मिल जाएंगे और ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब P3 जो है वो क्या रन हो सकता है? क्या हम इसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकते हैं? तो जी हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास R1 भी 1 है और R2 भी 1 है। तो ये प्रोसेस भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल रिसोर्सेज 1-1 वापस मिल जाएंगे और तीनों प्रोसेसेस सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो दिस प्रूव्स कि अगर गिवन दिस ग्राफ, ये जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है, हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि अगर रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ इस किस्म का होगा तो हमारे पास डेडलॉक अकर नहीं होगा। समझ आ रही है? तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ कैन टेल यू कि आपके पास यानी कुछ वो अकर होगा, यानी ये जो डेडलॉक है ये अकर होगा या नहीं होगा। तो
गिवन दीज वी कैन प्रूव कि आपके पास होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो इसके समझाने का मकसद यही था। तो पेपर में अगर ये क्वेश्चन आए तो इसी तरह से होगा कि आपको ग्राफ दिया होगा और क्वेश्चन ये होगा कि इस ग्राफ को अगर आप रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को प्रूफ करना चाहें कि इसमें डेडलॉक है या नहीं है, तो आप सिर्फ हाँ या ना में जवाब देंगे कि है कि नहीं है, और ये सारा प्रोसेस करके आप जवाब देंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आपको इसकी समझ आई है तो अगला टॉपिक इंतहाई आसान है। इसको आप 1 2 3 4 ग्राफ से चेक कर लें। ये जो ऊपर ग्राफ्स गिवन है इनके लिए तो खैर ये एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि इनके 2 इंस्टेंसेस हैं, R1 के 2 इंस्टेंसेस हैं, R2 के भी 2 इंस्टेंसेस हैं। आप ऐसा करें कि आप इसका एक इंस्टेंस लें, इससे ये हटा दें, एक इंस्टेंस लें और चेक करें कि ये इसमें वो है कि नहीं है, डेडलॉक है कि नहीं है, ठीक है। और सिमिलरली आप इसको भी चेक कर सकते हैं, इससे भी ये हटा दें, ये भी हटा दें, इनका एक वो रहने दें, क्या कहते हैं इंस्टेंस, और फिर चेक करें कि इसमें डेडलॉक अगर होता है या नहीं होता, ठीक है। सिमिलरली इसको फिर आप 1 2 3 एग्जांपल से चेक करें ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये इतना मुश्किल नहीं है जितना आपको नज़र आ रहा है, लेकिन एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें तो मेरे ख्याल में आसान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और बिलीव मी ये जो अभी मैंने कहानी सुनाई है ये इन्होंने यहाँ लिखी हुई है, बड़ी मुश्किल ज़ुबान में यहाँ लिखी हुई है। खैर इधर तो नहीं लिखी, लेकिन स्टिल ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं था। अच्छा, अब बैंकर्स एल्गोरिदम, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर जगह पे आपको नज़र आएगा, बैंकर्स एल्गोरिदम। तो ये जो है इसका जो एल्गोरिदम है वो भी इन्होंने इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये कि अवेलेबल और मैक्सिमम और नीड, और ये पूरा फॉर्मल फॉर्म में लिखा हुआ है। और फिर एल्गोरिदम को भी इन्होंने फॉर्मल फॉर्म में लिखा है, इसका सूडो कोड लिखा है, ठीक है। और बिलीव मी यहाँ से ये स्टार्ट होता है और ये यहाँ पे जाकर ख़त्म होता है, और फिर उसके बाद एग्जांपल्स दी गई हैं, और इन एग्जांपल्स को भी इतना बेहतर तरीके से नहीं डिस्कस किया गया जितना होना चाहिए था। तो दैट्स व्हाई आई हैव क्रिएटेड माय ओन एग्जांपल, और मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू बड़ी डिटेल से समझाता हूँ कि असल में ये हमारे पास बैंकर्स एल्गोरिदम क्या है। और बिलीव मी सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन है, मेरे नहीं ख्याल कि ये इतना कोई मुश्किल काम है। पहला काम तो ये है कि आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से अवेलेबल होगी। हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपके पास बैंकर्स एल्गोरिदम या डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम तभी काम करता है जब आपके पास ए प्रायरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो। अगर आपके पास पहले से इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगी तो फिर हम अपने वो जो है यानी रिसोर्सेज को हम डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम को सिरे से कर ही नहीं सकते। तो इस पूरे टेबल को आपके पास ये 3 कॉलम्स जो हैं ये गिवन होंगे, और आपके पास ये जो टेबल है ये गिवन होगा। ये वो ए प्रायरी इंफॉर्मेशन है जो कि आपको पहले से चाहिए होती है, और आप उसको देखकर आप ये जो इंफॉर्मेशन है इसको देखकर आप बता सकते हैं कि इसमें सेफ स्टेट क्या है या सेफ सीक्वेंस इसमें क्या है। इस बैंकर्स एल्गोरिदम का जो मकसद है वो ये है कि हम सीक्वेंस मालूम करें कि हम किस तरतीब से इन प्रोसेसेस को रन करें ताकि हमारे पास डेडलॉक अकर ना हो। तो एट द एंड ऑफ द बैंकर्स एल्गोरिदम इसका आउटपुट ये है कि आपके पास एक सीक्वेंस होगी, यानी फॉर एग्जांपल वो सीक्वेंस ऐसे होगी P1 P4 या P3 P2 P4 और P5, ऐसे कुछ गिवन होगी, ठीक है, P5। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इस तरतीब से अपने इन प्रोसेसेस को रन करेंगे तो आपके पास डेडलॉक अकर नहीं होगा, और अगर आप इस तरतीब के अलावा रन करेंगे तो फिर डेडलॉक अकर होने का खतरा है। तो बैंकर्स एल्गोरिदम आपको इन इंफॉर्मेशन को देखकर ये बताता है कि आपके पास सेफ सीक्वेंस कौन सा है, सेफ सीक्वेंस कौन सा है, बस सिर्फ इसका काम यही है। अच्छा, लेट्स स्टार्ट विदाउट रीडिंग दिस और दिस और दिस और इवन दिस। इस सब को रीड किए बगैर एग्जाम्पल से समझें तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर फिर वो पढ़ना चाहें तो बेशक पढ़ लें। अच्छा, पहली बात तो ये है कि टोटल प्रोसेसेस कितने हैं। इसका एलोकेशन ग्राफ नहीं है, इसका हमने डायरेक्ट टेबल दिया है। इसका एलोकेशन ग्राफ भी बना सकते हैं, दिस इज़ वेरी इजी। लेकिन फिलहाल सिर्फ इतना समझें कि आपके पास रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ अवेलेबल नहीं है, वी हैव ओनली प्रोसेसेस एंड
एलोकेटेड रिसोर्सेज वगैरह हमारे पास गिवन है। अच्छा, ये जब मैं कह रहा हूँ R1 R2 R3 तो इसका यूजुअली मतलब होता है कि आपके पास ये कोई रिसोर्स है, ठीक है, यानी CPU साइकिल्स हैं या मेमोरी स्पेस है या ड्राइव स्पेस है या टेप्स हैं या फॉर एग्जांपल मॉनिटर्स हैं या जो भी हैं, ये रिसोर्सेज हैं आपके कंप्यूटर के, ठीक है। और ये जो है ये आपके पास टोटल अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, यानी फॉर एग्जांपल आपके पास 9 CPU साइकिल्स हैं, 6 MB की मेमोरी स्पेस है और 7 GB का हार्ड ड्राइव है। तो ये इतने रिसोर्सेज आपके पास टोटल आपके कंप्यूटर में पहले से अवेलेबल हैं, ठीक है। अच्छा, आपके पास टोटल प्रोसेसेस कितने हैं? P1 P2 P3 P4 P5, तो ये 5 आपके पास अभी फ़िलहाल प्रोसेसेस हैं। आपके सिस्टम में मोर देन 5 प्रोसेसेस होते हैं, हमने देखे थे, लेकिन हम एग्जांपल में सिर्फ अभी 5 प्रोसेसेस ले रहे हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि आपके पास R1 के 9 इंस्टेंसेस हैं, 9 इंस्टेंसेस हैं, मतलब 9 अवेलेबल R1 है। तो चूंकि अवेलेबल रिसोर्सेज जो है वो 1 से ज़्यादा है, तो इस केस में हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का एल्गोरिदम इस पे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इसके इंस्टेंसेस ज़्यादा हैं। तो जब आपके पास रिसोर्सेज के इंस्टेंसेस ज़्यादा होते हैं एक से, यानी यहाँ पर हमने रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में देखा कि आपके पास R1 के कितने इंस्टेंसेस हैं? एक। तो जब आपके पास रिसोर्सेज के इंस्टेंसेस 1 हो तो फिर रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ इस पे अप्लाई हो सकता है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा हो तो फिर ये नहीं हो सकता, फिर आपको बैंकर्स एल्गोरिदम पे आना होगा। तो हम देख रहे हैं कि R1 के 9 इंस्टेंसेस हैं, R2 के 6 इंस्टेंसेस हैं और R3 के 7 इंस्टेंसेस हैं। तो ये इंस्टेंसेस शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, और ये 5 प्रोसेसेस हैं। सिमिलरली ये जो टेबल है ये भी आपको पहले से गिवन होगा, इसमें लिखा हुआ है R1 R2 R3। इसका क्या मतलब है कि आपके पास R1 के यानी रिसोर्स 1 के कितने रिसोर्सेज, कितने इंस्टेंसेस प्रोसेस 1 को असाइन हो चुके हैं, पहले से असाइन हो चुके हैं। R2 इस रिसोर्स की बात हो रही है, ये वाली, इस R2 के कितने इंस्टेंसेस आपके पास P1 को असाइन हो चुके हैं और R3 के कितने इंस्टेंसेस P1 को असाइन हो चुके हैं, ये यहाँ लिखा हुआ है। सिमिलरली आपके पास P2 में कितने असाइन हो चुके हैं? अब देख सकते हैं कि P2 में R1 का एक इंस्टेंस असाइन है, P2 में R2 का 0 इंस्टेंस असाइन है, P3 में R3 का 3 इंस्टेंसेस असाइन है एंड सो ऑन। तो ये हमें ये बताता है कि आपके फिलहाल एलोकेटेड रिसोर्सेज कितने हैं, किस प्रोसेस को कितने रिसोर्सेज के कितने इंस्टेंसेस असाइंड है। समझ आ रही है? अच्छा, ये जो मैंने कॉलम बनाया है ये भी आप बनाएंगे, इसका तरीका ये होगा इसके सॉल्व करने का। अच्छा, इसको मैं समझाता हूँ थोड़ी देर में। अच्छा, मैक्सिमम नीड क्या है, ये भी कॉलम भी आपके पास गिवन होगा, पहले से ये गिवन होगा। ये जो इन्फॉर्मेशन अभी इसमें फ़िलहाल फिल्ड है ये आपको पहले से दी गई होगी, यानी ये नंबर्स आपको पहले से दिए गए होंगे, ये नंबर्स आपको पहले से दिए गए होंगे और ये नंबर्स आपको पहले से दे दिए गए होंगे। एंड वी विल हैव टू कैलकुलेट द सीक्वेंस। बस इसका आउटपुट जो है वो सीक्वेंस है कि कौन सी सीक्वेंस में इन प्रोसेसेस को हम रन करें ताकि हम सेफ स्टेट में रहें, हम अनसेफ स्टेट में जाए ही ना। अच्छा, अब देखें ये मैक्सिमम नीड क्या है। मैक्सिमम नीड कहते हैं कि अभी प्रोसेस 1 को एलोकेटेड असाइंड रिसोर्सेज जो है वो 1 है R1 का, लेकिन इसकी टोटल रिक्वायरमेंट जो है वो 7 है। अच्छा, R2 के एक इंस्टेंस P1 को अभी असाइंड है, लेकिन इसको 5 और भी चाहिए होंगे। R3 के अभी फिलहाल एलोकेटेड रिसोर्सेज P1 को 0 है, लेकिन इसकी टोटल रिक्वायरमेंट 3 है। यानी अगर इस 1 के साथ 6 और ऐड कर दिए जाएं, इस 1 के साथ 5 और ऐड कर दिए जाएं और इस 0 के साथ 3 और ऐड कर दिए जाएं, तो ये P1 अपनी एग्जीक्यूशन को सक्सेसफुली ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है असल में, ठीक है। मकसद इसके लिखने का ये है कि हमें पहले से ये बता दिया गया है प्रोसेसेस ने कि हमें हमारी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट क्या होगी। यानी इसकी एग्जांपल और पढ़ते हैं। फर्ज कर लें P5 है, तो P5 को असाइंड रिसोर्सेज, एलोकेटेड रिसोर्सेज R1 के 1 है और इसकी मैक्सिमम नीड जो है वो 5 है, यानी 4 इसको और चाहिए होंगे। सिमिलरली P5 जो है, अगर इसके अभी फिलहाल 2 असाइंड है और इसकी टोटल रिक्वायरमेंट 3 है, यानी इसको सिर्फ 1 और चाहिए, ठीक है। सिमिलरली इसको P5 को अभी एलोकेटेड 0 है, लेकिन इसकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट 3 है, यानी इसको 3 और चाहिए होंगे, ठीक है। तो पहला काम आपका ये होगा कि आप गिन लें कि आपके पास टोटल एलोकेटेड रिसोर्सेज कितने असाइंड हो चुके हैं। पहला काम आपने ये करना है, यानी ये जो कॉलम मैंने बनाया हुआ है इसको कैलकुलेट करना है। इसका कैलकुलेट करने का बड़ा सिंपल तरीका है, इस पूरे कॉलम को गिन लें। समझ आ रही है? यानी 1 2 3 4 5 और 6,
यहां पर आपके पास 6 लिख दें। इसका क्या मतलब है कि आपके पास R1 के 6 इंस्टेंसेस ऑलरेडी एलोकेट हो चुके हैं। समझ आ रही है? R1 के 6 इंस्टेंसेस पहले से एलोकेट हो चुके हैं, यानी आपके पास अभी टोटल रिमेनिंग R1 कितना है? रिमेनिंग R1 टोटल कितना है? 9। कितने एलोकेट हो चुके हैं? 6। तो अभी रिमेनिंग हमारे पास 3 हैं, सिर्फ 3 रिमेनिंग है, बाकी तो सारे एलोकेट हो चुके हैं। अच्छा, दूसरा हमारे पास R2 कितना एलोकेट हो चुका है? तो 1 2 3 4, तो इसके 4 इंस्टेंसेस एलोकेट हो चुके हैं। 6 में से 4 अभी बिजी हैं। समझ आ रही है? यानी आपके पास अगर 6 GB की रैम है तो 4 GB ऑलरेडी बिजी है। अगर 9 GB का SSD है तो उसमें से 6 GB बिजी है। इन सारे प्रोसेस ने इसको बिजी किया हुआ है। सिमिलरली R3 है, तो R3 के कितने इंस्टेंसेस अभी एलोकेटेड हैं, बिजी हैं? 3 4 5, तो इसके 5 इंस्टेंसेस जो हैं वो एलोकेट हो चुके हैं, और टोटल कितने हैं? 7। तो हमारे पास अभी सिर्फ 2 अवेलेबल हैं। तो पहला काम आप ये कर लें कि आपको पता चल जाए कि आपके पास टोटल करंटली अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं। ठीक है? अच्छा, अब दूसरा काम ये है कि हमने रिमेनिंग नीड जो है वो कैलकुलेट करनी है। इसका फार्मूला ये है, ये कॉलम कैलकुलेट करना है। इसका फार्मूला ये है कि मैक्सिमम नीड से आप एलोकेशन जो है, एलोकेटेड रिसोर्सेज वो माइनस कर दें। इस कॉलम से ये कॉलम माइनस कर दें, आसान सी बात है। तो आपको अंदाजा हो जाएगा। देखें, सिंपल सी बात है कि प्रोसेस 1 जो है इसको एलोकेटेड रिसोर्सेज ये हैं और इसकी मैक्सिमम नीड ये है, तो रिमेनिंग नीड क्या होगी? रिमेनिंग नीड ये होगी कि आप मैक्सिमम से एलोकेटेड माइनस करते हैं तो आपको रिमेनिंग नीड समझ आ जाएगी, रिमेनिंग नीड पता चल जाएगी। ठीक है? तो इससे क्या होगा, अब ये R1 कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो R1 की इस प्रोसेस 1 की R1 की मैक्सिमम नीड 7 है और इसको 1 ऑलरेडी असाइन हो चुकी है, तो यहां पर हम लिख देंगे 6, क्योंकि इसको 6 और चाहिए होगी। इसकी 6 रिमेनिंग नीड है। सिमिलरली R2 की 5 इसकी मैक्सिमम नीड है, जिसमें से 1 असाइन हो चुकी है, तो रिमेनिंग जो है वो 4 हो गई है, सिर्फ सब्ट्रैक्शन हो रही है। सिमिलरली इसमें P1 है, P1 को असाइंड एलोकेटेड रिसोर्सेज जो है वो 0 है और इसकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट 3 है, तो ये 3 ही रहेगी, क्योंकि 3 - 0 इज 0। और वी कैन डू दिस विद अ फार्मूला। अगर आप फार्मूले के थ्रू करना चाह रहे हैं तो ये होगा कि इक्वल, अगर आप एक्सेल में हैं, इक्वल दबाएं और इस 3 पे क्लिक करें, माइनस, और इस 1 पे क्लिक करें और इसको सिर्फ ऐसे ड्रैग कर दें और फिर नीचे ड्रैग कर दें, तो ये ऑटोमेटिकली आपके लिए पूरा कैलकुलेट कर देगा। लेकिन लेट्स डू इट मैनुअली, क्योंकि मैं ये नहीं चाह रहा कि आप कंफ्यूज हों। अच्छा, P2 की R1 की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट क्या है? 3, और इसको 1 असाइन हो चुकी है, तो इसके 2 रहते हैं। सिमिलरली इसके 2 - 0 इज 2, 4 - 3 इज 1, ठीक है, और 6 - 0 इज 6, 0 - 0 इज 0। इसमें गलती ना हो, इसमें गलती होगी तो फिर सारा चक्कर ख़राब हो जाएगा। तो 2 - 1 इज 1, ठीक है। सिमिलरली 4 - 3 इज 1, 2 - 1 इज 1, 2 - 1 इज 1, और 5 - 1 इज 4, और 3 - 2 इज 2, सॉरी 3 - 2 इज 1, और फिर 3 - 0 इज 0। ठीक है? तो ये इस तरह से आप फिल कर देंगे। समझ आ रही है कि आपने मैक्सिमम कॉलम वाइज, ये कॉलम एक एक कॉलम से मैंने ये वाला कॉलम माइनस किया है, तो आपको रिमेनिंग नीड समझ आ जाएगी। अब इस टेबल से क्या हुआ, हमें इस टेबल से ये पता चला कि P1 को हम अगर ये रिसोर्सेज दे दें तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो सकता है। अगर P2 को हम ये रिसोर्सेज दे दें तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो सकता है। अगर P3 को हम ये रिसोर्सेज दे दें तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो सकता है, एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास रिमेनिंग नीड समझ आ गई। शायद इसमें हमसे माइनस करने में कोई गलती हो गई हो, तो इस वजह से मैं अपनी आसानी के लिए इसको फार्मूले से कर रहा हूँ। ये आप अगर करना चाहें तो कर लें, पेपर में तो वैसे भी इस तरह से नहीं कर सकते, लेकिन जस्ट टू बी श्योर, जस्ट टू मेक श्योर मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, ताकि हमसे अगर कोई गलती हो गई हो तो वो ना हो, क्योंकि कंप्यूटर हमसे ज़्यादा एफिशिएंटली कैलकुलेट कर सकता है। तो ये वही है, नंबर्स वही हैं, लेकिन जस्ट टू मेक श्योर मैंने इसमें फार्मूला लगा दिया है। ये मैं शीट आपको अवेलेबल कर दूंगा, आप इसके साथ फिर अपनी खेल कूद करें जो भी आप करना चाह रहे हैं। ठीक है? अच्छा, तो अब बात ये है कि हमने स्टार्ट करना है P1 से। ठीक है? अब हमें क्लियरली पता चल गया है कि P1 की जो नीड है वो इतनी है। तो अब बात यह है
कि इस नीड को देखते हुए आप क्या P1 को एग्जीक्यूट करा सकते हैं सक्सेसफुली? तो द आंसर इज नो। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास टोटल अवेलेबल रिसोर्सेज ये हैं, ये तो मैक्सिमम अवेलेबल है ना, लेकिन इसमें से तो ये ऑलरेडी एलोकेट भी कुछ हुए हैं। तो हमने इधर ये कैलकुलेट कर दिए हैं कि आपके पास R1 के टोटल अवेलेबल अभी इतने हैं। मैं अवेलेबल कह रहा हूं, मैं मैक्सिमम नहीं कह रहा कि मैक्सिमम हमारे पास कितने हैं, अभी हमारे पास अवेलेबल कितने हैं। तो इसमें से चूंकि R1 के 1 2 3 4 5 और 6 इंस्टेंसेस ऑलरेडी इन यूज हैं, ठीक है, और R2 के 4 इंस्टेंसेस इन यूज है और R3 के 5 इंस्टेंसेस इन यूज है। तो इस वजह से हमारे पास जो टोटल रिमेनिंग है वो कितने हैं? आसान सा फार्मूला है इसका, आप इससे ये माइनस करें तो आपको अंदाजा होगा कि आपके पास टोटल अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं। तो हमारे पास टोटल अवेलेबल, अभी मैं इधर कैलकुलेट करता हूं कि हमारे पास, बल्कि इधर मैं लिख देता हूं, इन यूज हमारे पास कितने हैं और टोटल हमारे पास कितने हैं। तो ये तो आसान सा फार्मूला है। हमारे पास जो टोटल है वो 9 6 और 7 है और इन यूज कितने हैं? 6 4 और 5, 6 4 और 5। तो ये हमारे पास टोटल अवेलेबल है, यानी हमारे पास 9 GB की हार्ड ड्राइव है और 6 GB के फॉर एग्जांपल रैम है और 7 GB की SSD है। ये हमारे पास टोटल पूरे हमने कंप्यूटर में इतना लगाया हुआ है जिसमें से ये इतना यूज हो रहा है अभी। तो इससे अगर आप ये माइनस करेंगे तो आपके पास टोटल अवेलेबल वो नजर आ जाएंगे। तो हम अगर अवेलेबल कैलकुलेट करना चाहें, BLE अवेलेबल, तो वो अवेलेबल किस तरह से कैलकुलेट होगा? अवेलेबल हम करेंगे 9 - 6 इज 3, 6 - 4 इज 2 और 7 - 5 इज 2। तो ये अभी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। ये इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कह लें बोल्ड कर देता हूं, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास अभी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। अब बात को और लंबा नहीं करते, इसको कैलकुलेट करते हैं कि हम इससे क्या कुछ कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, ये टोटल मैक्सिमम अवेलेबल है, ये अभी यूज में है, तो हमारे पास टोटल अवेलेबल इतने हैं, यानी 3 अवेलेबल हमारे पास, R1 3 अवेलेबल है, R2 2 अवेलेबल है और R3 भी 2 ही अवेलेबल है। तो गिवन दिस नंबर, क्या हम P1 की रिमेनिंग नीड को फुलफिल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि इसको R1 कितना चाहिए? 6, हमारे पास कितना है? 3। इसको R2 कितना चाहिए? 4, हमारे पास कितना है? 2। इसको R3 कितना चाहिए? 3, हमारे पास कितना है? 2। तो इसको तो हम फुलफिल ही नहीं कर सकते, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम इसको फुलफिल करें। तो हम P1 को छोड़ देंगे, हम आगे जाएंगे। तो अब हमने क्या कहा कि क्या हम P2 की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं? तो हमारे पास R1 कितना अवेलेबल है? R1 हमारे पास अवेलेबल है 3, इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है? 2। तो चलो R1 तो हो सकता है। क्या हम R2 कर सकते हैं? इसको P2 को कंप्लीट होने के लिए 2 रिसोर्सेज R2 के भी चाहिए, तो हमारे पास 2 रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। और P2 जो है इसमें R3 हमारे पास 1 इसकी रिक्वायरमेंट है और हमारे पास ये भी 2 अवेलेबल हैं। तो हम इस वाली रिक्वेस्ट को बिल्कुल फुलफिल कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला स्टेप है वो ये है कि हम P2 को एग्जीक्यूट करें, P2 जो है उसको हम एग्जीक्यूट कराएं। तो हमने यहां लिख दिया है कि हमने P2 को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करा दिया है, क्योंकि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज थी वो इस काबिल थी कि इसको वो फुलफिल कर सके। तो इससे क्या हुआ, ये जो प्रोसेस है ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। इसको मैं इसका जो फिल कलर है वो मैं चेंज करके ग्रीन कर रहा हूं। तो हम इसका मतलब क्या है कि ये जो है, ये हमारे पास ये जो प्रोसेस था इसकी मैक्सिमम नीड इतनी थी कि उसको हम फुलफिल कर सकें, तो ये सक्सेसफुली रन हो गया। तो जिस तरह से पहले उसमें था, जब ये सक्सेसफुली रन हुआ तो इसको जो रिसोर्सेज पहले से एलोकेटेड थी वो ये रिलीज कर देगा। समझ आ रही है? तो जब ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए तो इसने एक रिसोर्स R1 का रिलीज किया, तो हमारे पास मैक्सिमम अवेलेबल रिसोर्सेज में एक और ऐड हो गया क्योंकि इसने ये रिलीज कर दिया। सिमिलरली अब ये जो वो है R2 है, क्या इसने कोई R2 रिलीज किया है? नहीं, तो ये अपनी जगह रहेगा। क्या इसने कोई R3 रिलीज किया? तो हाँ जी, प्रोसेस 2 ने R3 के 3 इंस्टेंसेस रिलीज कर दिए हैं, क्योंकि ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया तो इसमें 3 और ऐड कर दिए जाएंगे, तो हम यहां लिखेंगे 5। तो अब हमारे पास ये अवेलेबल है। समझ आ रही है? और ये जो प्रोसेस है ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, तो इसको हम दोबारा से नहीं छेड़ेंगे, ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। और हमारे पास पहला जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ है वो P2 है। अच्छा चलें, इसके बाद हम P3 को रन कर सकते हैं, P3 को।
तो हमारे पास टोटल अवेलेबल रिसोर्सेज 4, 2 और 5 हैं, और इधर रिक्वायरमेंट कितनी है 6, 0 और 1 की, तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता। ये दो तो फुलफिल हो सकते हैं, लेकिन P3 कह रहा है कि नहीं मुझे ये तीनों चाहिए होंगे तब मैं एग्जीक्यूट होके बंद होऊंगा, तो ये हम नहीं फिलहाल फुलफिल कर सकते, तो P3 को भी हम छोड़ देंगे जिस तरह से हमने P1 को छोड़ा था। इसके बाद हम P4 की साइड पे जाएंगे, तो P4 की रिक्वायरमेंट कितनी है अभी 111, रिमेनिंग रिक्वायरमेंट इसकी 111 है। हमारे पास कितनी अवेलेबल है 4 to 5, तो इसकी तो हम इजीली वो कर सकते हैं, यानी इसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो लेट्स डू दिस। जब इसको ये रिसोर्सेज हम देंगे और ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो ये हमारे पास कितने रिसोर्सेज रिलीज करेगा, ये R1 के 3 इंस्टेंसेस रिलीज करेगा। तो हमारे पास R1 क्या बन जाएगा 7, और R2 की एक रिसोर्स को रिलीज करेगा तो ये क्या बन जाएगा 3, और R3 की एक इंस्टेंस को रिलीज करेगा तो इससे क्या बन जाएगा 6। तो अभी ये अवेलेबल रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं, तो ये प्रोसेस भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा, और हम यहां लिख देंगे कि हमारे पास P2 के बाद क्या एग्जीक्यूट हुआ P4। ठीक है, इस सीक्वेंस में हम आ रहे हैं। हमने पहले P2 एग्जीक्यूट किया क्योंकि हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज इससे मैच कर रही थी, उसके बाद P3 से नहीं कर रही थी तो हमने नहीं लिखा, उसके बाद हमने P4 रन किया तो P4 लिख दिया। इसके बाद अच्छा, अब हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है 7, 3 और 6। तो तरतीब से आते हैं, हमारे पास अब P5 की बारी है, तो P5 जो है वो इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है 4 और 1 और 3, तो 4 और 1 और 3 इन तीनों से कम है, यानी हमारे पास अवेलेबल 7, 3 और 6 है और रिक्वायरमेंट 4, 1, 3 की है, तो ऑब्वियसली ये हम फुलफिल कर सकते हैं। तो हम इसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करा देंगे और उसके बाद देखेंगे कि इसने कितने रिसोर्सेज एलोकेट किए थे, वो भी रिलीज हो जाएंगे। तो इसने PR1 का एक रिसोर्स एलोकेट हुआ था इसे, तो ये रिलीज कर देगा, तो हमारे पास टोटल अवेलेबल 8 हो जाएंगे। इसके बाद इसने 2 इंस्टेंसेस R2 के रखे थे, वो भी रिलीज हो जाएंगे, तो इससे 5 बन जाएगा। और इसने कोई रिसोर्स वो नहीं किया था R3 का, इसने नहीं ऑक्युपाई किया था, एलोकेट से नहीं हुआ था, तो ये 6 ही रहेगा। तो अब हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज 8, 5, 6 हो गए हैं और ये प्रोसेस भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, तो हम यहां लिख देंगे P5। ठीक है, P5 एग्जीक्यूट हुआ। तो अब तरतीब ये जरूरी है, दिस इज योर आंसर, ये जो कॉलम है दिस इज एक्चुअली योर आंसर, कि हमने पहला क्या एग्जीक्यूट किया, हमने पहला P2 एग्जीक्यूट किया, उसके बाद P4 किया, उसके बाद P5 किया। अच्छा, अब हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज 8 और 5 और 6 हैं, तो दोबारा से 1 पे जाएं। ठीक है, प्रोसेसेस खत्म हो गए हैं, तो अब दोबारा से 1 पे जाएं। अब देखें कि 1 को अभी मैं कर सकता हूं कि नहीं, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज ज्यादा हो गए हैं। तो 8, 5 और 6 जो हैं ये अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, और इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है 6, 4 और 3, तो ऑब्वियसली ये कम है अवेलेबल रिसोर्सेज से, तो हम कर सकते हैं। तो ये भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि आपके पास ये प्रोसेस जो है ये भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा, और इसने जितने रिसोर्सेज एलोकेट हुए थे वो भी रिलीज हो जाएंगे। तो इसने कितने रिसोर्सेज एलोकेट किए थे R1 ने एक रिसोर्स एलोकेट किया था, तो ये 9 बन जाएगा। अच्छा, सिमिलरली R2 ने भी एक रिसोर्स ऑक्युपाई किया था, तो ये 6 बन जाएगा। और आपके पास जो R3 है उस P1 को R3 कोई इंस्टेंस असाइन नहीं था, तो ये 0 ही रहेगा। अब ये भी चूंकि सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है, तो हम यहां नीचे लिख देंगे कि इस P5 के बाद हमने P1 को रन किया। ठीक है, ये यहां नहीं लिखेंगे इसके सामने, ये हम यहां नीचे लिखेंगे, ठीक है ना, ताकि हमें पता चले कि हमने कितने रिसोर्स किस तरतीब से ये रन हुए हैं। तो पहला हमने P2 रन किया, उसके बाद P4, उसके बाद P5, उसके बाद P1, और अभी हम चूंकि ये तो सक्सेसफुली रन होकर बंद हो चुका है, अब P3 की बारी है। तो P3 क्या करेगा, P3 हम चेक करेंगे कि ये रन हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ लिखा हुआ है 6, 0 और 1, तो क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि हम इसको रन कर सकें? तो जी हाँ, वी हैव प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास 9, 6 और 6 अवेलेबल है, और यहाँ पर 6, 0 और 1 है, तो ऑब्वियसली ये रन हो सकता है। तो इसको हम रन कराएंगे, इसको हम ये वाले रिसोर्सेज अवेलेबल कर देंगे, ये रन हो जाएगा, और ये हमारे पास ये वाली रिसोर्सेज रिलीज कर देगा। तो कौन कौन सी रिसोर्सेज हैं? 0 इंस्टेंसेज इसको R1 के असाइंड है, 0 इंस्टेंसेज R2 के असाइंड है, और R3 के एक इंस्टेंस असाइन था जो कि इसने रिलीज कर दिया है। तो आपके पास R3 के इंस्टेंसेज जो है वो क्या बन जाएंगे 7। तो इसके बाद हम लिख देंगे P3। अच्छा, इसके चेक करने का क्या तरीका है कि ये ठीक था कि नहीं। ये जब सारे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएं तो आपके पास टोटल और अवेलेबल सेम बन जाएंगे। टोटल कितने थे 9, 6 और 7,
और अभी अवेलेबल कितने हैं 9, 6 और 7। तो इसका मतलब ये है कि सारे प्रोसेसेस सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होकर उन्होंने सारे रिसोर्सेज को रिलीज कर दिया है। अभी हमारे पास सारे अवेलेबल हैं। और द आंसर, द $1 मिलियन आंसर इज कि हमारे पास तरतीब ये है। अगर आप इन 1 2 3 4 5 प्रोसेसेस को इस तरह से रन करेंगे कि पहले P2 रन करें, फिर P4, फिर P5, फिर P1 और फिर P3, तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए डेडलॉक अकर नहीं होगी। समझ आ रही है? आपके पास डेडलॉक अकर नहीं होगी। ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए है, अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहें कर लें ये वाला कॉलम, तो अगर नहीं करना चाह रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ ये तो वैसे भी मैंने कैलकुलेशन आपके साथ तो हवा में की है, लेकिन अगर आप यहाँ पे करना चाह रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इस पूरे उससे हमने क्या सीखा? इससे हमने ये सीखा कि अगर आपके पास कुछ प्रोसेसेस हों और उनकी एलोकेटेड रिसोर्सेज और मैक्सिमम नीड हमें पता हो, तो हम और हमें टोटल रिसोर्सेज भी पता हो, तो इन 3 चीज़ों से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके पास कौन सी तरतीब जो है वो डेडलॉक अवॉइड कर सकती है। अगर आप पहले P5 को रन करेंगे और फिर P4 को और फिर P1 को और फिर P2 को, तो इसमें फिर खतरा है कि आपके पास डेडलॉक आए। लेकिन अगर आप इस तरतीब से रन करेंगे, देन वी कैन गारंटी कि आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई ऐसा वो नहीं आएगा, क्या कहते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी कि जिसमें हम ये कहें कि आपके पास डेडलॉक होगी। तो पूरे बैंकर्स एल्गोरिदम का ये फ़ायदा है कि इसके थ्रू हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि सेफ सीक्वेंस कौन सी है। इसको सेफ सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, सेफ सीक्वेंस। तो सेफ सीक्वेंस का क्या फ़ायदा है कि हम इसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस को हम आगे करें, कौन से को पीछे करें, ताकि आपके पास जो मैक्सिमम अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उससे हम एक्सीड ना हो। ऐसा ना हो कि कोई प्रोसेस जो है वो 12 का वेट कर रहा हो और आपके पास टोटल 12 हो ही ना, तो फिर क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है वो रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं कर सकेगा और वो प्रोसेस चलता रहेगा और वेट करता रहेगा तब तक जब तक वो रिसोर्सेज फुलफिल ना हो सके, और वो फुलफिल नहीं होगी तो वो सर्कुलर वेट में एक दूसरे का वेट करते रहेंगे। तो दैट्स वाई, अच्छा, पेपर में क्वेश्चन अगर आए तो इससे रिक्वायरमेंट आपकी ये होगी कि आप ये टेबल बनाएं और ये सीक्वेंस बताएं कि इसकी सेफ सीक्वेंस क्या है। देन वी कैन बी श्योर कि आप ठीक कह रहे हैं या ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। इसकी भी आप प्रैक्टिस करें तो आपको समझ आएगी। अगेन, अगर आप ये पढ़ना चाह रहे हैं और ये पढ़ना चाह रहे हैं, ये वाला एल्गोरिदम, और साथ में ये पढ़ना चाह रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ लें। ये वही बातें हैं जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाई हैं यूजिंग एन एग्जाम्पल। इसको अगर आप सूडो कोड से देखना चाहते हैं तो बेशक देख लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा, मैं इस चैप्टर को यहीं कंक्लूड कर रहा हूँ, यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं डेडलॉक डिटेक्शन और रिकवरी कराऊँ। लेकिन ये देखें कि इसमें 2 डिफरेंट एल्गोरिदम्स और भी हैं जिसके थ्रू हम डेडलॉक डिटेक्शन कर सकते हैं। डिटेक्शन का क्या होगा कि हम चेक कर सकते हैं कि डेडलॉक अकर हुआ है या नहीं हुआ, और फिर हम रिकवरी भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास आप ये चाहें कि हम डेडलॉक में हैं और इसको हम रिकवर करें, तो इसकी रिकवरी की भी काफ़ी सारे एल्गोरिदम्स हैं जिसको हम देख सकते हैं फिर आगे। लेकिन चूंकि अभी इतना टाइम नहीं है तो मैं आपको अनफॉर्चुनेटली ये सारा नहीं करा सकता कि इसमें हम किस तरह से किसी डेडलॉक को रिकवर करते हैं या हम किस तरह से डेडलॉक्स की जो डिटेक्शन है वो करते हैं कि अकर हुआ है या नहीं हुआ। तो इसके फिर अपने टेक्निक्स हैं, उसके थ्रू होता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन फ़िलहाल इस वाले पूरे जो चैप्टर है इसमें हमने कुछ चीज़ें पढ़ी। नंबर 1 इज़ हमने मॉडलिंग की कि आपके पास रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में क्या कौन से कंपोनेंट्स हैं। दूसरा कि आपके पास कब वो अकर होती है, डेडलॉक अकर हो सकती है। हमने ये कहा कि ये 4 कंडीशंस अगर ट्रू हैं तो अकर हो सकती है। सिमिलरली हमने फिर ये कहा कि आपके पास डेडलॉक प्रिवेंशन के भी टेक्निक्स हैं और डेडलॉक अवॉइडेंस के भी टेक्निक हैं। ठीक है, और फिर हमने ये कहा कि हम सेफ स्टेट किसे कहते हैं कि आप जहाँ पर डेडलॉक अकर ना हो, और अनसेफ वो होता है जहाँ डेडलॉक अकर हो सके। और फिर हमने इसकी 2 डेडलॉक अवॉइडेंस की 2 एल्गोरिदम्स पढ़ी। इसमें से पहला हमने रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ पढ़ा और दूसरा फिर हमने बैंकर्स एल्गोरिदम पढ़ा, और इन दोनों में हमने ये प्रूफ किया कि हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये विल इट लीड टूवर्ड्स अ डेडलॉक और नॉट। तो ये हम 2 एग्जांपल से हमने ये देखा, और उसके बाद हमने ये जो बैंकर्स एल्गोरिदम है इसका ये पूरा एक वो देखा। इसको मैं
इसी तरतीब से अपलोड करूँगा, फिर आप इसको एक नज़र ख़ुद कैलकुलेट करके चेक भी कर सकते हैं। इसमें आप नंबर्स डाल दें यहाँ और इसको फिर दोबारा से कैलकुलेट कर लें तो आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप इसकी आपको समझ आई होगी, इसकी प्रैक्टिस करें तो होपफुली इतनी मुश्किल नहीं होगी। सो लेट्स सी, फिर अगले क्लास में इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।